रीत को इतना गुस्से में देखकर एक बार तो सिमरन को भी अंदर ही अंदर डर लग रहा था। रीत की आंखों में आज चिंगारी दिख रही थी। सिमरन बहुत हिम्मत करके बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? छोड़ो मेरा हाथ। हमने कहाँ छोड़ो। सिमरन अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, पर रीत ने बहुत मजबूती से उसका हाथ पकड़ा हुआ था। कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है इसे? इससे बोलो कि ये हमारा हाथ छोड़ दे। सिमरन इधर उधर देखते हुए बोली। बस बस बहुत हुआ। बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। हर चीज की अति अच्छी नहीं होती है। मिसेज राणावत, मैं अब तक चुप थी। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता है। हम आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए हम चुपचाप आपकी हर जली कटी बातें सुनते रहते थे। पर आज आपने सारी हदें पार कर दी हैं। हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। रीत सिमरन का हाथ झटकते हुए बोली। आहा। सिमरन अपनी कलाई पकड़ते हुए बोली। हर कोई रीत का ये रूप देखकर हैरान था। कोई बोल सकता था कि सीधी सादी दिखने वाली रीत शर्मा किसी से ऐसे बात कर सकती हैं। कुंती जी और रणधीर सिमरन का मुंह बंद देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। यूं। सिमरन गुस्से में अपनी उंगली रीत की तरफ करते हुए बोली। आपको शर्म नहीं आए किसी शादीशुदा लड़की की मांग का सिंदूर मिटाते हुए? अरे ये हक तो भगवान को भी नहीं है, तो फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई? शादीशुदा? कौन तुम? जरा खुद को ऊपर से नीचे तक देखो, कौन बोलेगा कि तुम शादीशुदा लड़की हो? सिमरन रीत को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली। रीत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सिमरन को बिना पलके झपकाई देखती रहती है। जब मेरा बेटा तुमसे बोलता रहा कि घर आ जाओ, तुम उसकी बीवी हो, तब तो बहुत रोब से तुमने उसकी बीवी होने से मना कर दिया। जब उसको तुम्हारी जरूरत थी तब कहाँ गया था तुम्हारा ये पत्नी धर्म? तो तुम अब किस हक से खुद को शादीशुदा बोलती हो? सिमरन की बातें सुनकर रीत की नजरें झुक जाती हैं। बस करो सिमरन, अब क्यों तमाशा बना रही हो? अरे वक्त और जगह तो देखा करो। रणधीर सिमरन को चुप कराने की कोशिश करते हुए बोले। तमाशा? हाँ क्यों नहीं, आपको तो हमेशा मेरी बातें तमाशा ही लगती हैं। सिमरन उनकी तरफ मुंह करके बोली। ये क्या चल हैं? देखिए ये हॉस्पिटल हैं। आप सब अपनी फैमिली प्रॉब्लम हॉस्पिटल से बाहर जाकर सॉल्व कीजिए। यहाँ शोर मत कीजिए, पेशेंट को तकलीफ हो सकती है। नर्स उन सबको समझाते हुए बोली। सॉरी नर्स, हम अब ध्यान रखेंगे। रणधीर मुस्कुराते हुए बोले। रीत वहां से बाहर चली जाती है। उसको जाते हुए देखकर प्रवीण भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। सुन लिया ना नर्स ने क्या कहा है, अब अपना मुंह बंद रखने का क्या लोगी? रणधीर धीरी आवाज में दांत पीसते हुए सिमरन से बोला। हूं। इधर आदित्य उस लड़की को गुस्से से घूरे जा रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़की चिढ़ते हुए बोली। क्यों, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता हूँ? जहाँ तक मैं जानता हूँ ये हॉस्पिटल है और यहाँ कोई घूमने तो आएगा नहीं ना। बस बस यार, कितनी बकवास करते हो तुम। ये बोलकर वो लड़की आदित्य के बगल से निकलने लगती है। आदित्य जल्दी से उस लड़की की बाजू पकड़ लेता है और उसको अपने पास करते हुए बोला। बकवास? अच्छा जी, लगता है उस रात का सबक भूल गई हो तुम। आदित्य अपनी नजरों से उसके होठों पर इशारा करते हुए बोला। कुछ नहीं भूली हूँ मैं मिस्टर। उस रात का तो मैं बदला लेकर रहूंगी तुमसे, समझे तुम? वो आदित्य के पैर पर पैर मारकर चली जाती हैं। आहा। हाय, इन्हीं अदाओं पर तो मैं मरता हूँ। तुमको तो मैं अपना बना कर ही रहूंगा लड़की। आदित्य उसे जाते हुए देखकर खुद में बड़बड़ाते हुए बोला। इधर रीत हॉस्पिटल से बाहर आ गई थी और बेंच पर बैठी रो रही थी। सब मेरी गलती है, मुझे मिस्टर राणावत का ध्यान भटकाना ही नहीं चाहिए था, सारी गलती मेरी है। रीत तो किसी के लायक नहीं है। मिसेज राणावत ठीक बोलती हैं, हम मनहूस हैं, हम जिसकी भी जिंदगी में जाते हैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। रीत खुद में बड़बड़ाते हुए रो रही थी कि तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वो मुड़कर देखती है तो प्रवीण खड़ा था। रीत जल्दी से प्रवीण के गले लगकर रोने लगती है। वो रोते हुए बोली, भाई हम इतने मनहूस क्यों हैं? हमारे कारण ही मिस्टर राणावत की हालत है। बेटू चुप, मेरा बच्चा बिल्कुल चुप। प्रवीण प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोला। वो रीत को खुद से अलग करता है और उसके आंसू पोंछते हुए बोला। मेरी बात सुनो, वो भी कान खोलकर, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, ठीक है? वो बस एक एक्सीडेंट था। और किसने कहा कि तुम मनहूस हो? अरे तुम तो वो लड़की हो जिसके जन्म लेने से मेरी जिंदगी में खुशियां आ गई थी। भाई आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। कौन झूठ बोल रहा है? बेटू, अरे मैं सच्चाई बता रहा हूँ। तुम मानो या ना मानो, पर जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना तो पापा की नौकरी लग गई थी और मैं भी अपने मैच को जीत गया। तो तुम बताओ तुम कहाँ से मनहूस हो? पर भाई मिस्टर राणावत। रीत, मैंने क्या बोला? वो बस एक्सीडेंट था जो कि किसी के साथ भी हो सकता है। उस एक्सीडेंट में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी।
प्रवीण रीत को समझा ही रहा था कि तभी रीत को कोई आवाज देता है। तो तुम यहाँ हो रीत? रीत उस तरफ देखती है तो वो वही लड़की थी जो अभी कुछ देर पहले आदित्य से मिली थी। साक्षी तुम यहाँ क्या कर रही हो? रीत उसे देखते हुए बोली। साक्षी बिना रीत की बात का जवाब दिए जल्दी से उसके गले लग जाती है। तू ठीक तो है ना रीत? साक्षी उसके गले लगे ही बोली। हाँ मैं ठीक हूँ, तुझे क्या हुआ? यार जैसे मैंने सुना तेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरी तो जान निकल गई थी। हाँ एक्सीडेंट हुआ है, पर मेरा नहीं मिस्टर राणावत का हुआ है, रीत उदास होते हुए बोली। वो ठीक तो है ना? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। यार रीत तू परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, साक्षी उसे समझाते हुए बोली। हाँ वो सब तो ठीक है, पर तुम मेरे बच्चे को अकेला घर पर छोड़कर आई हो क्या? रीत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रीत को घूरते हुए बोली। साक्षी ने एक नज़र प्रवीण को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मैं तुम्हें बच्चे को स्कूल छोड़कर यहाँ आई हूँ। प्रवीण को वहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो बहाना बनाकर वहाँ से चला गया। साक्षी प्रवीण को जाते हुए देख रही थी और रीत साक्षी को देख रही थी। किसे देख रही हो? तेरे भाई को, साक्षी अपने ख्यालों में बोली। साक्षी, रीत चिल्लाते हुए उसे हिलाते हुए बोली। हाँ चिल्ला क्यों रही हूँ, मैं सुन सकती हूँ, बेहरी नहीं हूँ, वो अपने कानों को दबाते हुए बोली। वो मेरा भाई है, रीत अपने दांत पीसते हुए धीरे से बोली। तो हाय राम, थोड़ी तो शर्म कर, लड़की अपनी दोस्त के भाई पर लाइन मार रही है। अरे इसमें शर्म कैसी यार, वो तेरा भाई है, मेरा थोड़ी, और वैसे भी मैं तेरी दोस्त हूँ तो तेरी भाभी बनने के चांस मेरे पास ज्यादा है ना, साक्षी रीत को आंख मारते हुए बोली। कितनी बेशर्म है यार तू, अब क्या करूँ, हम तो ऐसे हैं भैया। हाँ नहा, हम सब जानते हैं भैया। यार रीत मेरा एक काम कर दो। हाँ मुझे पता है क्या काम है, अब तू बोलेगी अपने भाई से मेरी सेटिंग करवा दो, क्यों सही बोला ना? हाँ नहा, बिल्कुल सही, साक्षी खुश होते हुए बोली। चल हट पागल, रीत उसे धक्का देकर आगे निकल जाती है। यार रीत प्लीज ना सुनना यार, साक्षी उसे पीछे से आवाज देते हुए उसके पीछे जाने लगती है। 2 दिन से रणविजय की सर्जरी पर सर्जरी हो रही थी। रणविजय की हालत में कोई सुधार तो नहीं दिख रहा था, और ऑपरेशन पर ऑपरेशन के चलते उसको कोई देख भी नहीं सकता था। रणविजय को आईसीयू में एडमिट किया गया था, जहां उसकी एक के बाद एक सर्जरी हो रही थी। रणविजय की सर्जरी के लिए डॉक्टर्स को बाहर से बुलाया गया था। रणविजय की सर्जरी अंदर चल रही थी और सबकी हालत बाहर खराब थी। 2-3 दिन से किसी ने भी ना सही से कुछ खाया था, ना ही ठीक से सोए थे, बस ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे रहते थे। दादी की तबीयत को देखकर सबने जिद करके उन्हें घर भेज दिया था, और रणधीर और सिमरन भी रात में घर चले जाते थे। आदित्य और रीत हॉस्पिटल में ही रहते थे। कभी कोई दवा तो कभी कोई इंजेक्शन लेने के लिए आदित्य को बाहर जाना पड़ता था। रीत की भी हालत ठीक नहीं थी, उसे देखकर कहाँ जा सकता था कि वो रात भर सोती नहीं थी। 4-5 दिन की सर्जरीज के बाद भी डॉक्टर का यही कहना था कि अगर रणविजय को 24 घंटे में होश नहीं आया तो वो कोमा में जा सकता है। हर कोई रणविजय से मिलना चाहता था, उसे देखना चाहता था, पर डॉक्टर ने साफ बोल दिया था कि एक एक करके लोग उससे मिलने जा सकते हैं। पहले दादी आईसीयू रूम में जाती है, फिर रणधीर और फिर सिमरन, एक एक करके हर कोई रणविजय को बस दूर से देखकर चले आते हैं। जब रीत की बारी आती है तो वो भी रणविजय से मिलने के लिए अंदर जा ही रही थी कि सिमरन उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम कहाँ जा रही हो? सिमरन रीत को घूरते हुए बोली। मुझे भी मिस्टर राणावत से मिलना है, रीत रूम की तरफ इशारा करते हुए धीरे से सिमरन से बोली। क्यों, अभी तुम्हारा मन नहीं भरा है मेरे बच्चे को यहाँ तक पहुँचाकर? मैं तुम्हारा मनहूस शाया भी अब अपने रणविजय पर नहीं जाने दूंगी, सिमरन उसका हाथ झटकते हुए बोली। सिमरन ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? रणधीर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला। मैंने कोई तमाशा नहीं लगा रखा है, समझे आप, मैं बस अपने बेटे के ऊपर इस मनहूस का शया नहीं पड़ना देना चाहती हूँ। रीत आप अंदर जाके रणविजय को देख लीजिए, दादी रीत को देखते हुए बोली। मम्मी जी, सिमरन कुंती को घूरते हुए अपने दांत पीसते हुए बोली। बस सिमरन बहू, बहुत सुन लिया मैंने और बहुत बोल लिया आपने। हम मानते हैं कि आप उसके लिए प्रदेश हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि आप उसकी माँ हैं, और जितना हक आपका रणविजय पर है उतना हक हमारा भी है, आखिर हम भी उसकी दादी हैं। हमने ये कब कहा कि आपका कोई हक नहीं है रणविजय पर? मम्मी जी, रणविजय और रिया पर सबसे पहला हक आपका है, पर मैं इस लड़की। सिमरन इतना बोल पाई थी कि दादी फिर से बोली, पर वर कुछ नहीं सिमरन बहू। रीत बहू, आप अंदर जाकर रणविजय को देख आओ।
दादी की बात सुनकर रीत धीरे से हाँ में सर हिला देती है और जैसे ही अंदर जाने के लिए मुड़ती है सिमरन उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए उसको अपनी तरफ घुमा लेती है और उसे घूरते हुए अपने दांत पीसते हुए बोली, खबरदार जो तुम मेरे बेटे के आसपास भी गई तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा है भी नहीं कोई सिमरन, वो रणविजय की बीवी है, उसका पूरा हक है रणविजय से मिलने का। रणधीर सिमरन को समझाते हुए बोला, और मैं रणविजय की माँ हूँ, मेरा उस पर पहले हक है, मैंने उसको जन्म दिया है। बस बहुत हुआ ये, तब से क्या तमाशा लगा रखा है सिमरन बहू तुमने। हमने बोला ना रीत बहू को अंदर रणविजय से मिलने दो, मतलब मिलने दो। दादी गुस्से में सिमरन से बोली। मम्मी जी लेकिन, दादी सिमरन के सामने अपना हाथ दिखाते हुए उसे चुप करा देती है। दादी आगे बोली, अभी हमारी बुढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है सिमरन बहू की, आप सबको हमारी बात मानी ही होगी। कुंती जी की बात सुनकर सिमरन अपना सर नीचे झुका लेती है और हाँ में गर्दन हिला देती है। आप जाओ, दादी रीत से बोली। रीत आंखों में आंसू बह रहे हाँ में गर्दन हिला देती है और धड़कते दिल के साथ अंदर जाने लगती है। जैसे वो अंदर कदम रखती है उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो धीरे धीरे कदमों से रणविजय की तरफ बढ़ने लगती है। रणविजय के अगल बगल में मशीनें लगी थी जिसमें से धीरे धीरे आवाज आ रही थी और उसके हाथ पैर और सर पर पट्टी बंधी थी, मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगा था। रीत रणविजय के पास आकर बैठ जाती है और ऊपर से नीचे तक रणविजय को देखने लगती है। कमजोरी और सर्जरी पर सर्जरी होने के कारण रणविजय बहुत कमजोर लग रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। रणविजय की ऐसी हालत देखकर रीत की आंखें भर आती हैं, वो धीरे से रणविजय का हाथ पकड़ती है। आप जल्दी से ठीक हो जाए मिस्टर राणावत, मुझे आपको कुछ बताना है। आपको पता है आपकी ऐसी हालत देखकर घर पर सब पर क्या बीत रही है। रीत रणविजय के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, हमें माफ कर दीजिए मिस्टर राणावत, हमने आपको बहुत हर्ट किया है ना, हमसे आपकी हालत देखी नहीं जाती है। रीत कुछ देर तक रणविजय को यूं ही देखती रहती है, फिर उसके दिमाग में क्या आया वो जाके रणविजय के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगती है। मिस्टर राणावत आप प्लीज ठीक हो जाओ, सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, अब से आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी, आप बोलोगे तो मैं वो कपूर की जॉब भी छोड़ दूंगी, पर आप प्लीज ठीक हो जाओ ना, मुझे अब और नहीं सहा जाता है, मैं थक गई हूँ। 24 घंटे में ही रणविजय को होश आ गया था और डॉक्टर ने रणविजय का चेकअप करके ये कंफर्म कर लिया था कि वो अब खतरे से बाहर हैं। ये बात जानकर हर कोई बहुत खुश था। रणविजय ठीक था, फिर भी उसे अभी 3-4 दिन तक हॉस्पिटल में रहने को कहा गया था। रणविजय के सामने घर के सभी लोग खड़े थे, पर उसकी नजरें किसी एक को ही ढूंढ रही थी। आदित्य रणविजय को इधर उधर देखते हुए देख रहा था। वो रणविजय से बोला, क्या हुआ रणविजय, तुम किसी को ढूंढ रहे हो क्या? हाँ है, नहीं नहीं तो, रणविजय अपनी चोरी पकड़ी हुई देखता है तो बात घुमाते हुए बोला। ऑफिस में सब ठीक से चल रहा है ना आदित्य? उद्धरण चिन्ह, अरे यार तुम पहले ठीक हो जाओ, काम सब कुछ ठीक से चल रहा है, आदित्य उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। आदित्य रणविजय की आंखों की बेचैनी देखकर समझ गया था कि वो रीत को ढूंढ रहा है। वो अपना गला सफा करते हुए बोला, अरे ये रीत कहाँ है? उसे भी रणविजय से मिलना चाहिए, बेचारी कितना परेशान थी रणविजय को वैसी हालत में देखकर। आदित्य के मुंह से ये सुनकर कि रीत उसके लिए परेशान थी, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी थी। कोई जरूरत नहीं है उस मनहूस का मेरे बेटे से मिलने का, सिमरन आदित्य को घूरते हुए बोली। सिमरन के मुंह से रीत के लिए मनहूस सुनकर रणविजय को अच्छा नहीं लगा। वो सिमरन से बोलना चाहता था पर अपनी मां से रीत के लिए लड़ाई करना उसे सही नहीं लगा, इसलिए वो चुप रहा। सिमरन बहू, पहली बात रीत कोई मनहूस नहीं है और दूसरी बात रणविजय रीत का पति है और उसको भी अपने पति से मिलने का हक है। दादी सिमरन को देखते हुए बोली, हाँ सिमरन, हर वक्त रीत को मनहूस कहना सही नहीं है, आखिर उस बेचारी लड़की ने ऐसा भी क्या कर दिया है। रणधीर सिमरन को सुनाते हुए बोले। सबको रीत की साइड लेते हुए देखकर सिमरन का मुंह बन गया। वो उन सबको जवाब देना चाहती थी पर फिर वो चुप ही रही। वैसे रीत है कहाँ? सार्थक ने इधर उधर देखते हुए बोला। मरे जाके मेरी बला से, सिमरन धीरे से बड़बड़ाते हुए बोली। वो भाभी मंदिर गई है, भाई की ठीक हो जाएंगे तो वो प्रसाद चढ़ाएंगी, उन्होंने ये मन्नत मांगी थी। रिया ने सबको देखते हुए रीत के बारे में बताती है। देखा सिमरन बहू, हमारी पोता बहू कितना प्यार करती है हमारे रणविजय से। वो इस जमाने की सती है जो यमराज से हमारे रणविजय की जान बचा कर लाई है। दादी रीत की तारीफ करते हुए बोली। सिमरन मुंह बनाते हुए धीरे से बड़बड़ाते हुए बोली, हाँ हाँ वही तो सती है और मैं चुड़ैल हूँ, सबको मैं ही गलत लगती हूँ। हाँ
वहीं बगल में खड़े रणधीर सिमरन की बात सुन लेते हैं। वो धीरे से सिमरन के कान में बोलते हैं, वैसे जीवन में पहली बार तुमने सही बात की है सिमरन, तुम सच में किसी चुड़ैल से कम नहीं हो। हाँ है। ये बोलकर रणधीर हंसने लगते हैं। सिमरन रणधीर को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगती है। उसे देखकर लग रहा था कि उसका बस चलता तो वो रणधीर का वही खून पी जाती। सिमरन को इतना गुस्से में देखकर रणधीर चुपचाप सामने देखने लगते हैं। ठीक है रणविजय, आप आराम करो, हम फिर आपसे मिलने आएंगे। दादी रणविजय के सर पर हाथ रखते हुए प्यार से बोली। रणविजय हाँ में सर हिला देता है। सब लोग कुछ देर में वहां से चले जाते हैं। दोपहर से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, पर रीत रणविजय से मिलने नहीं आती है। रणविजय बेचैनी से दरवाजे आते जाते हर इंसान को इस उम्मीद से देखता है कि शायद वो रीत है, पर रीत उस दिन रणविजय से मिलने नहीं आती है। सुबह रणविजय की जब आंखें खुलती हैं तो रीत सामने बैठी उसके लिए फल काट रही थी। रणविजय उसको एकटक देखते रहता है। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और मेहरून रंग की साड़ी पहने उस पर उसने बालों का जूड़ा बनाया था जिसमें से एक लट उसके गाल पर आ रही थी। रीत पूरे सिंगार किए रणविजय के सामने बैठी थी। रीत को एहसास हो गया था कि दो जोड़ी आंखें उसे देखे जा रही है। वो सामने रणविजय को देखती है। रीत मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। रणविजय अपने होश में आता है। वो रीत से नाराज था इसलिए उसको अनदेखा करते हुए उठने की कोशिश करते हुए बोला, हाँ है। गुड मॉर्निंग। खुद को अनदेखा करते हुए देखकर रीत का मुंह बन गया। वो मन में सोचते हुए बोली, अब इनको क्या हो गया? सच में कड़वा करेला है ये इंसान। एक्सीडेंट के बाद भी दिमाग नहीं आया है। रणविजय उठने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ और पैर में प्लास्टर लगा था जिस कारण उसको दर्द होने लगता है। ये आप क्या कर रहे हैं? रीत रणविजय को दर्द में देखकर घबराते हुए बोली, तुमसे क्या मतलब, मैं चाहे जीऊं या मरूं, तुम तो अपने काम में लगी रहो बस हो यहाँ। रणविजय दर्द से कराहते हुए बोला, ये आप क्या बोल रहे हो मिस्टर रानावत? रीत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसलिए वो कंफ्यूजन में बोली, कुछ नहीं, वो मुझे वॉशरूम जाना है। रणविजय उठते हुए बोला, तो आप मुझसे भी तो बोल सकते हो ना, चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। रीत रणविजय के पास आते हुए बोली, नहीं मैं चला जाऊंगा, तुम फालतू में परेशान होगी। रणविजय फिर उठने की कोशिश करते हुए बोला, अरे इसमें परेशानी कैसी, आप मेरे पति हैं और ये मेरा फर्ज है। रीत रणविजय का हाथ अपने कंधे पर रखते हुए बोली। रीत के मुंह से अपने लिए पति सुनकर रणविजय के कान खड़े हो गए। वो रीत की तरफ देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने, एक बार फिर बोलना। क्या यही तो कहा मैंने कि ये मेरा फर्ज है? रीत रणविजय को खड़ा करते हुए बोली, नहीं नहीं, उससे पहले क्या कहा था? रणविजय अभी भी रीत को देखे जा रहा था। उससे पहले यही कहा था कि आप मेरे पति हैं। ये बोलने के बाद रीत चुप हो जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने ये क्या बोल दिया है। वो रणविजय की तरफ देखने लगती है। रीत की बात सुनकर रणविजय की आंखों में चमक आ जाती है और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। चलो आखिरकार तुमने हमारा रिश्ता मान लिया। रणविजय मुस्कुराते हुए रीत को आंख मारते हुए बोला। रणविजय की बात सुनकर रीत चेप जाती है और इधर उधर देखते लगती है। रीत को ऐसा करते हुए देखकर रणविजय के गाल पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, अब नजरें क्यों चुरा रही हो? हाँ है, तुम्हारे मुंह से सच ही तो निकला है। ये सब बातें बाद में कर लीजिएगा, पहले आप जाके फ्रेश हो जाए। रीत रणविजय का एक हाथ अपने कंधे पर रखते हुए उसकी कमर को पकड़ती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं बताती हूँ। रणविजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर रानावत अब आप बिल्कुल चुप रहेंगे वरना मैं अभी आपको छोड़ दूंगी और जो बची खुची हड्डी है वो भी टूट जाएंगी। रीत उसे घूरते हुए बोली, क्या तुम अपने बीमार पति को गिरा दोगी हैं? राम राम, कैसा कलयुग आ गया है। रणविजय रीत के कंधे पर अपना सर रखते हुए बोला, वाह वाह, क्या नाटक करते हो आप। पता नहीं किसने आपको राजपूताने का एमडी बना दिया है, आपको तो किसी नाटक कंपनी में नाटक करना चाहिए था। रीत रणविजय को बाथरूम के पास ले जाते हुए बोली, अरे अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी मैं नाटक कंपनी में नाटक कर सकता हूं, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त? रीत रणविजय को बाथरूम के पास खड़े करते हुए बोली, अगर तुम मेरी हीरोइन बनोगी तब। रणविजय रीत को आंख मारते हुए बोला, हाँ है, ख्याली पुलाव पकाना बंद करो मिस्टर रानावत। रीत रणविजय को अंदर करते हुए दरवाजा बंद कर देती है। लगता है एक्सीडेंट के कारण इनके दिमाग पर असर पड़ा है। रीत बड़बड़ाते हुए बोली,
इधर साक्षी बड़ा सा लाल गुलाब का बुके लेकर हॉस्पिटल के अंदर आ रही थी। उसके शरीर के वजन से ज्यादा तो फूलों का वजन था, जिस कारण वो फूलों का गुलदस्ता लिए उसका बैलेंस इधर उधर हो रहा था। यार मुझे ना इतना बड़ा बुके लेना ही नहीं चाहिए था, अब देखो संभाला नहीं जा रहा है। ओ गॉड क्या करूं। साक्षी अपने में बड़बड़ाते हुए अंदर आ रही थी कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो बगल से जा रहे इंसान से जा टकराती है। अरे ध्यान से। वो इंसान एक हाथ से गुलाब का बुके और दूसरे हाथ से साक्षी के कंधे को पकड़कर उसे संभालते हुए बोला, आहे हो थैंक्स सिस। साक्षी गुलदस्ते को साइड करते हुए उस इंसान को देखते हुए बोली। जैसे उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, हैरानी से आंखें बड़ी हो गई और दोनों ने एक साथ बोला, तुम। उद्धरण चिन्ह। ओ गॉड क्या किस्मत है। साक्षी मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ देखते हुए बोली, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, क्या किस्मत है। एक मिनट, कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रही हो ना। आदित्य साक्षी के पास आते हुए बोला। आदित्य के मुंह से ये बात सुनकर साक्षी उसको घूरते हुए बोली, ओह हेलो मिस्टर, दुनिया के सारे लड़के मर गए हैं क्या जो मैं तुम्हारा पीछा करूंगी, पागल नहीं हूँ समझे। अगर दुनिया की सारे लड़के मर भी जाते हैं तब भी मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा, समझी मिस। व्हाटएवर, जो भी हूँ। आदित्य साक्षी को इग्नोर करते हुए बोला। तेरी। साक्षी इससे आगे बोलने वाली होती है कि तभी उसे याद आता है कि वो पब्लिक प्लेस पर है और ऐसे गाली देना ठीक नहीं होगा। आदित्य को घूरते हुए आगे जाने लगती है। वैसे इतना बड़ा बुके तुम किसके लिए ले जा रही हो। आदित्य उसके बगल में चलता हुआ बोला। तुमसे मतलब अपने काम से काम रखो, ओके। ये बोलकर साक्षी उसको पीछे छोड़कर आगे निकल जाती है। साक्षी की बात सुनकर आदित्य एक मिनट के लिए वहीं रुक जाता है और साक्षी को जाते हुए देखते हुए बड़बड़ाते हुए बोला, अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है, मैंने अभी इसकी हड्डियां टूटने से बचाया है। साक्षी वो फूलों का गुलदस्ता रिसेप्शनिस्ट पर रखते हुए सामने खड़े वार्ड बॉय से मुस्कुराते हुए बोली, हेलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिस्टर रानावत किस रूम में एडमिट हैं। साक्षी के मुंह से मिस्टर रानावत सुनकर आदित्य वहीं रुक जाता है और साक्षी के पास आते हुए बोला, तुम रणविजय को कैसे जानती हो। आदित्य की बात सुनकर साक्षी उसकी तरफ देखती है और फिर सामने देखने लगती है। रूम नंबर 504, वार्ड बॉय बोलता है। थैंक यू। साक्षी मुस्काते हुए बोलकर वहां से चली जाती है। मैंने कुछ पूछा तुमसे। आदित्य उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। आहा मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। साक्षी उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मैंने कुछ पूछा तुमसे। हाँ है, मैं रीत की दोस्त हूँ। साक्षी मिथल हूँ, अब मेरा हाथ छोड़ोगे। साक्षी दर्द से कराहते हुए बोली। साक्षी का दर्द से भरा चेहरा देख आदित्य को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो साक्षी का हाथ छोड़ते हुए बोला, सॉरी। साक्षी अपने हाथ को झटकती है जिससे उसका दर्द थोड़ा सा कम हो जाए। वो आदित्य को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोली, जानवर हो क्या। उद्धरण चिन्ह। सॉरी, ये सही है, पहले दर्द दो फिर सॉरी बोलकर निकल जाओ। साक्षी की आवाज भारी हो गई थी और उसके आंखों में आंसू भर गए थे। साक्षी के आंखों में आंसू देखकर पता नहीं क्यों आदित्य को अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसके हाथ से बुके लेते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें रणविजय के कमरे तक छोड़ देता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। साक्षी उससे बुके लेने की कोशिश करते हुए बोली, मैंने कहा ना मैं छोड़ देता हूँ, मतलब छोड़ देता हूँ। आदित्य उसे देखते हुए बोला। साक्षी पहले ही आदित्य के बर्ताव से डरी थी, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा और वो आदित्य के साथ आगे चली गई। इधर प्रवीण भी रणविजय से मिलने के लिए हॉस्पिटल के गेट तक पहुंचा था कि तभी उसको पीछे से किसी ने आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो रिया अपने बॉयफ्रेंड रघुवीर के साथ उसके पास ही आ रही थी। कैसे हैं प्रवीण आप, रिया मुस्कुराते हुए बोली। रिया की मासूमियत और उसके बोलने का तरीका प्रवीण को बहुत अच्छा लगता है। प्यारी सी सूरत, आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान लिए रिया प्रवीण को देख रही थी। हल्के नीले रंग के सूट में रिया सुंदर लग रही थी। वैसे तो रिया भी किसी से कम नहीं थी, पर उसके अंदर एक अलग बात थी और वो बात थी उसकी आंखें जो उसकी खुशी और गम दोनों बताती थी। रिया की आंखें उसके दर्द और खुशी साफ दिखा देती थी और इस वक्त प्रवीण को उसकी आंखों में खुशी दिख रही थी और वो खुश भी क्यों ना होती, आखिर उसका भाई मौत से लड़कर वापस आया है। मैं ठीक हूँ, आप मिस्टर रानावत से मिलने जा रही है। प्रवीण उसे नजरें हटाते हुए बोला, क्योंकि अगर वो कुछ देर उसे देखता तो जरूर उसको उससे प्यार हो जाता, जो उसे ठीक नहीं लगा। जी आप भी वही जा रहे हैं, रिया मुस्कुराते हुए बोली। प्रवीण हाँ, मैं सर हिला देता है। तो साथ में चलते हैं।
रघुवीर बीच में बोलता है क्योंकि उसे रिया के लिए प्रवीण की नज़रों में कुछ अलग दिख रहा था। हाँ है क्यों नहीं, ये बोलकर तीनों साथ में अंदर जाने लगते हैं। मिसेज रानावत, रणविजय बेड से टेक लगाते हुए रीत से बोला। हाँ। रीत जो रणविजय की दवा देखते हुए बोली। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मिसेज रानावत। रणविजय रीत की तरफ देखते हुए बोला। किस सवाल का? रीत हैरानी से रणविजय को देखते हुए बोली। वही सवाल का। कौन से सवाल का? अरे वही कि आप मेरी हीरोइन बनोगी। आप अभी भी उसी बात पर अटके हों। रीत उसे आंखें दिखाते हुए बोली। अरे अब ये कौन सी बात हुई? कोई बात नहीं है, आप ये दवा लीजिए। रीत रणविजय को दवा देते हुए बोली। रणविजय ने एक हाथ से दवा लेते हुए रीत से बोला, पर मेरी बात का जवाब तो दीजिए ना, क्या आप मेरी हीरोइन बनेगी? सोचूंगी। रीत हल्के से मुस्कुराते हुए बोली। सोचूंगी का क्या मतलब है यार, साफ साफ बोलिए। रणविजय अब रीत के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रीत रणविजय की बात का कुछ जवाब देती तब तक कमरे का दरवाजा खुलता है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आदित्य दरवाजे पर खड़ा बोलता है। आदित्य के साथ रिया, रघुवीर, प्रवीण और साक्षी भी खड़े थे। रीत मुस्कुराते हुए बोली, अरे ये कोई पूछने वाली बात है? नहीं, फिर भी हमें लगा कहीं रणविजय को कोई परेशानी हो। आदित्य रणविजय के पास बैठ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। मुझे क्या परेशानी होंगी? रणविजय मुंह बनाते हुए बोला। कबाब में हाथी बन गए हों और बोल रहा है कोई परेशानी हो। साला कमीना सुधरेगा नहीं। रणविजय मन में आदित्य को कोसते हुए बोलता है। भाभी ये खान में बनाकर लाई हूँ। रिया खाने का टिफिन रीत को देते हुए बोली। क्या आप खाना भी बना लेती है रिया? प्रवीण हैरानी से देखते हुए बोला। जी। रिया मुस्कुराते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी आपके हाथ का खाना चखना चाहते हैं। प्रवीण चहकते हुए बोला। अरे इसमें आप रिया को क्यों परेशान कर रहे हैं प्रवीण, मैं आपको अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाऊंगी। साक्षी प्रवीण को रिया की तरफ आकर्षित होते हुए देखकर बोली। अरे इसमें परेशानी कैसी, मैं बहुत सारा खाना बनाकर लाई हूँ, अभी आपको देती हूँ। रिया रीत की मदद करने लगती है। साक्षी को प्रवीण को रिया का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और साक्षी का ये व्यवहार आदित्य भी देख रहा था, जिसे सब कुछ समझ आ रहा था। वो साक्षी को घूरे जा रहा था। खुद पर किसी की नज़र महसूस होते ही साक्षी बगल में देखती है। ऐसे क्यों घूर रहे हो, और लाओ ये गुलदस्ता। साक्षी आदित्य पर चिल्लाते हुए बोलती है और उसके हाथ से गुलदस्ता ले लेती है। आदित्य को साक्षी का ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो मैं अब आपको जीजू बोलूं या मिस्टर रानावत? साक्षी रणविजय को गुलदस्ता देते हुए बोली। जो आपको ठीक लगे। वैसे तो आपके मुंह से जीजू सुनकर मुझे ज्यादा सुकून मिलेगा और पता मेरी तबीयत भी जल्दी ठीक हो जाए। रणविजय रीत की तरफ देखते हुए बोला। रीत रणविजय की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। साक्षी कुछ देर रणविजय से बात करके प्रवीण के पास चली जाती है और उसे हंस हंस कर बातें करने लगती है। प्रवीण बात साक्षी से कर रहा था पर उसके नजरें बार बार रिया पर जा रही थी। रणविजय के पास बैठे आदित्य को यूं साक्षी का उसे इग्नोर करके प्रवीण से हंस हंस कर बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और उसका अंदर ही अंदर खून जलने लगता है। रणविजय बहुत देर आदित्य के चेहरे के भाव और उसकी नज़रों को नोटिस कर रहा था। वो साक्षी की तरफ देखते हुए बोला, तो यही है तेरी पागल लड़की? हाँ है। क्या बकवास कर रहा है? आदित्य रणविजय को घूरते हुए बोला। बकवास? वो भी मैं? चल ठीक है, अब बकवास कर रहा हूं तो बता दे, यही है ना वो जिसकी लिपस्टिक तेरे होठों पर लगी थी? रणविजय मुस्कुराते हुए आदित्य को देखता है। आदित्य अपनी नजरें झुकाते हुए हाँ में सर हिला देता है। बढ़िया है भाई, फिर तो तुझे दुनिया में कोई दूसरी लड़की नहीं मिली मेरी ही बीवी की सहेली के साथ? रणविजय आदित्य की टांग खींचते हुए बोला। अबे साले, मुझे क्या पता था ये रीत भाभी की दोस्त निकलेगी। उद्धरण चिन्ह। चल कोई नहीं, अब तेरा दिल इस पर आ गया है तो कब शादी कर रहे हों? अरे यार देख रहे हों वो किसी और को पसंद करती हैं। मेरा लगता है कोई चांस नहीं है। आदित्य उदास होते हुए बोला। रणविजय साक्षी की तरफ देखता है और आदित्य के हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक होगा? कुछ ठीक नहीं होगा यार। जिंदगी में एक लड़की पसंद आई थी, वो भी किसी और को पसंद करती है। आदित्य रोनी सूरत बनाते हुए बोला। अब बेचारा रणविजय भी क्या बोल सकता है, उसकी जिंदगी भी कौन सी सही चल रही है जो वो अपने दोस्त को समझाता। रघुवीर की नजरें प्रवीण पर ही थी, वो सब समझ रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था। उद्धरण चिन्ह। रिया हमें अब चलना चाहिए। रघुवीर उठते हुए बोला।
हाँ है, ठीक है। रिया हाँ में सर हिलाते हुए बोली। ठीक है, हम भी चलते हैं, प्रवीण खड़े होते हुए बोला। प्रवीण के साथ साक्षी और आदित्य भी उठ जाते हैं। सब लोग रीत रणविजय को बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। आदित्य साक्षी आगे चल रहे थे, प्रवीण उनके पीछे था और रघुवीर और रिया साथ में चल रहे थे। रघुवीर देखता है कि सब आगे निकल गए हैं तो वो अचानक से रिया का हाथ पकड़ लेता है और कसकर मोड़ देता है। दर्द से रिया की आह निकल जाती है, पर वो अपने दर्द को काबू में करते हुए रघुवीर को अपने आंसू से भरी आंखों से देखने लगती है। रघुवीर, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारा हाथ छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए हमारा हाथ। रिया दर्द से कराहते हुए बोली। अच्छा, अब दर्द हो रहा है, और वो जो तुम अंदर कर रही थी वो तब नहीं सोचा कि हमारे दिल में कितना दर्द हो रहा होगा? रघुवीर दांत पीसते हुए गुस्से में बोला। क्या कर रहे थे हम अंदर? हमने तो कुछ भी नहीं किया है, हम तो बस भाभी की मदद कर रहे थे। रिया रोते हुए बोली। हमने कितनी बार कहा है हमसे जबान मत लड़ाया कीजिए, पर आपको तो समझ नहीं आता है। रघुवीर और कशकर रिया का हाथ मोड़ते हुए बोला। आह माँ। रघुवीर, हमें सच में नहीं पता कि हमसे क्या गलती हो गई है, पर हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, प्लीज़ हमारा हाथ छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। रिया की आंखें आंसुओं से भर गई थी और दर्द के कारण उसे बोला नहीं जा रहा था। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रवीण उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला। प्रवीण की आवाज़ सुनकर रघुवीर रिया को छोड़ देता है और बिना कुछ बोले प्रवीण के बगल से उसे घूरते हुए वहां से चला जाता है। इधर रीत रणविजय कमरे में बात कर रहे थे कि कमरे का दरवाजा खुलता है। दोनों उस तरफ देखते हैं तो सामने धनुष हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा था, उसके बगल में नैना भी थी।